हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट था। और सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का हम लोगों ने एक लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है, यानी बेसिक क्लास हम लोगों ने पढ़ा है। और आज जो है उससे आगे बढ़ने की समय आ चुका है। ठीक है, तो चलो, क्या आप तैयार हो आगे पढ़ने के लिए? बोलो, आप तैयार हो? चल, तो तैयार हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में जाना था। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी जाने थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। इस तरीका का एसिड हम लोग को जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, बेस के बारे में, यानी भस्म के बारे में कि भस्म में कौन कौन से, उसके भी एग्जाम्पल देखे। फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी जांच हम लोग कैसे करते हैं। तो जांच इसके हम लोग दो तरह से करते हैं। ठीक है, अगर एसिड एंड बेस की अगर हमें पता करना हो कि एसिड और बेस कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन हमारा बेस है, तो हमने बताया था कि इसके दो तरीका से टेस्ट करते हैं। ठीक है, पहला हुआ कि टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा था ऑल फैक्ट्री के माध्यम से। ठीक है, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है गंध से। ठीक है, इसके माध्यम से, गंध के माध्यम से। और टेस्ट का मतलब हुआ जांच के माध्यम से। ठीक है, आप जांच करके। इसमें हमने आपको तीन एग्जाम्पल बताया था। पहला था आपका लिटमस पेपर या लिटमस घोल के बारे में, लिटमस घोल या लिटमस पेपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, मिथाइल ऑरेंज के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिनोल्फ्थालीन के बारे में। इन तीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर जो है, एसिड में अगर लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये कैसा कलर दिखाएगा, तो आप कहोगे लाल कलर दिखाएगा। आपको याद करने का तरीका भी बताए थे कि जब किसी के ऊपर अगर एसिड आप फेंकोगे तो वो गुस्सा से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब कि एसिड क्या बताएगा कि लिटमस पेपर को लाल कर देगा। क्षार क्या होता है, तो क्षार नीला बना देता है लिटमस पेपर को। इसी तरीका से आपको मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताए थे कि मिथाइल ऑरेंज जब एसिड डालेंगे तो लाल होगा और जब हम लोग उसमें क्षार डालेंगे तो पीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको फिनोल्फ्थालीन के बारे में भी बताए थे, ये रंगहीन होता है अम्ल में, और जब क्षार डालते हैं तो इसकी कलर गुलाबी हो जाती है। अब इसके थोड़ा सा ऑल्फैक्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके बाद पुनः इस वाले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री के लिए आप केवल आप ध्यान रखोगे प्याज। ठीक है, प्याज के गंध से भी हम लोग किसका पता लगाते हैं कि कौन सा बेस है और कौन सा क्षार है। ठीक है, इससे उतने प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि प्याज से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बोलो, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इतना आप हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, एसिड जो है, ठीक है, देखो, अगर हम एसिड की बात करें, ठीक है, अगर एसिड की बात करते हैं तो एसिड जो होता है, आपको बताया गया था कि एसिड जो होता है, एसिड या बेस किसी की बात अगर करें तो वो क्या होते हैं, तो एक होता है क्या, नेचुरल होता है, और एक क्या होता है, मैन मेड होता है। यानी इसको भी बांटा गया था कितने भागों में, दो भागों में। एक था हमारा नेचुरल और एक है हमारा क्या, तो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब क्या है, आप कहोगे कि इसी को हमने मैन मेड कहा है और इसी को हम लोगों ने कृत्रिम भी कहा है। ठीक है, यानी मानव निर्मित है। देखो, पहले समझते हैं नेचुरल के बारे में। नेचुरल के बारे में क्या है, देखो, आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि नेचुरल कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, यानी कि इसका निर्माण जो हुआ है नेचुरल,
इंडिकेटर की अगर हम बात करें, ये क्या है? इंडिकेटर है। ये क्या है? इंडिकेटर, यानी संकेतक है। अगर हम संकेतक की बात करें तो नेचुरल में क्या होगा, तो आप ध्यान रखना कि ये या तो प्लांट से बना होगा, या कह सकते हैं कि ये हमारा जीवाश्म से बना होगा, यानी ऑर्गेनिक होगा। यानी या तो पेड़ पौधे से बने होंगे, या तो किससे बना होगा, तो आप कहोगे कि एनिमल से है। ठीक है, किससे बना होगा? एनिमल से। या तो बना होगा पौधा से कहो, या बना होगा जंतु से। ठीक है, और इसी को जब ये दोनों से मिलकर बने होते हैं तो ऐसे हम इंडिकेटर को बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिक इंडिकेटर है। क्या है? ऑर्गेनिक इंडिकेटर है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इंडिकेटर। बात क्लियर हुआ? जैसे तुम्हारा लिटमस का पेपर था या लिटमस का घोल था, वो किसका बना हुआ था? तो पौधा का बना हुआ था। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, समझना हमारी बात को। एग्जाम्पल में अगर आप कहोगे कि नेचुरल एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या आपको इधर साइड में दिख रहा है? जरा हम एक बार देख लें, बोलो। अच्छा, दिख रहा उधर। अगर नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करें तो एक तो आपको बताया गया लिटमस पेपर। दूसरा आप याद रखना है कि पिटूनिया का फूल होता है। ठीक है, पिटूनिया का फूल ध्यान रखना। हल्दी है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। आप कहोगे कि लाल पत्ता गोभी होता है। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी क्या है, तो आप कहोगे कि ये भी क्या है? इंडिकेटर है एक तरह का। ये सब ध्यान रखना है, ये पूछा जाने वाला है। आप अगर बात करोगे प्याज भी आपका क्या है, तो पौधे से निकलता है, तो ये भी हो जाएगा। आप कहोगे हल्दी हो गया, लाल पत्ता, चुकंदर कह दो, चुकंदर भी है। ठीक है, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है, चुकंदर भी आपका क्या है? ये आपका आर्टिफिशियल ना होकर क्या है? नेचुरल है। बोलो, ये बात क्लियर हुआ या नहीं? पिटूनिया का फूल हो गया, ये सारे चीज आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत इसमें? लिटमस भी आप लिख लो। लिटमस हालांकि आपको लिखवाया गया है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए। लिटमस है। अगर ये पूछे कि लिटमस किस संघ का है, तो थैलोफाइटा संघ का है। थैलोफाइटा संघ का पौधा है। ठीक है, थैलोफाइटा संघ का पौधा है ये। ठीक है, बात क्लियर है? चल, अब आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल में क्या हो सकता है? ये जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। मानव के द्वारा बनाने का मतलब क्या है? कि इसका निर्माण हम लोगों ने किया है। किसने किया है? हम लोगों ने किया है, यानी इसकी तैयारी जो हुई है लैब में हुआ है। कहाँ पर? लैब में। इसकी तैयारी कहाँ हुआ है? लैब में तैयार किया हुआ। अगर लैब में तैयार किया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? तो आप कहोगे कि ये हमारा क्या कहलाएगा? तो आर्टिफिशियल या मैनमेड इंडिकेटर कहलाएगा। अब जैसे आप लिख लो H2SO4। H2SO4 कहने का मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। आप कहोगे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है। आप हाइड्रोक्साइड में चले जाओ, यानी बेस में अगर जाओगे तो बेस में भी हो जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। आप कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ये सभी जो है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है। ये सारा का सारा क्या है? लैब में तैयार किया हुआ है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल या मैन मेड हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है और आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर को हम ऑर्गेनिक इंडिकेटर भी कह देते हैं, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर को हम मैन मेड इंडिकेटर भी कह देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? अच्छा, तो अब हम समझते हैं कि एसिड और बेस जो है, कुछ एसिड का हम लोग नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कि किसमें कौन कौन सी एसिड पाई जाती है। ठीक है, चल देखो,
हम्म। तो कुछ हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो कुछ आपका एसिड है, उस एसिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम बात करें, आपको कुछ हम इंडिकेटर जो है उसको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम सूचक लिख दिए, ठीक है। एक तरफ हम अम्ल लिख देते हैं, एक तरफ क्या लिख देते हैं, क्षार या भस्म कह दो, ठीक है। क्षार या भस्म कह दो। अब इसको आप लिख लो, ठीक है। एक चार्ट आपको दे रहे हैं, आपको लिखवाया गया है लिटमस। लिटमस हो गया। लिटमस क्या करता है, अम्ल में लाल होता है, ठीक है। और क्षार में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। आपको मेथिल ऑरेंज लिखवाया गया था, या मिथाइल ऑरेंज इसी को कहते हैं। मेथिल ऑरेंज अम्ल डालते हैं तो वो लाल होता है, और जब क्षार डालते हैं तो पीला हो जाता है। तो आप लाल, और क्षार डालने पर कैसा, पीला हो गया। क्षार डालने पर क्या होता है, पीला होता है। फिनोल्फ्थीलिन का, फिनोल्फ्थीलिन ये क्या होता है, तो अम्ल में रंगहीन होता है। और जैसे ही आप क्षार डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी। ये तीन तो आपको याद करवाए गए हैं। अब नया में आपको हल्दी बताया गया, ठीक है। हल्दी को आप कैसे याद रखोगे, आप समझो हमारी बात को। आप खाना में हल्दी डलाते हैं, ठीक है। खाना में, खाना को कलर देने के लिए हल्दी हम डालते हैं। तो आप मान के चलो कि दाल है, दाल का कलर कैसा होता है, पीला। किसके वजह से, हल्दी की वजह से। दाल में आप नींबू निचोड़ कर खाए होंगे, आप दाल में नींबू निचोड़ कर खाए होंगे, तो क्या दाल का कलर बदलता है, तो आप कहोगे कि सर नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि हल्दी जब हम डालेंगे तो ये क्या रहेगा, हल्दी में जब हम क्या डालेंगे, तो आप कहोगे कि अम्ल डालेंगे, तो इसमें कोई भी कलर चेंज होने वाला नहीं है, रंगहीन नहीं, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि पीला रहता है तो पीला ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्षार, आपके कहीं चोट वगैरह लग जाते हैं हड्डी वगैरह में, तो आप क्या करते हो, हल्दी चूना का लेप चढ़ाते हो। चूना हमारा क्या है, एक तरह का बेस है। चूना हमारा क्या, एक तरह का बेस है, यानी क्षार है। चूना जैसे ही हम डालते हैं हल्दी में, तो हमारा कलर किस तरीका से, तो आप देखो कि लाल भूरा हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कि जब हम हल्दी में अम्ल डालते हैं तो कोई भी कलर नहीं बदलता, और जैसे ही हम क्षार डालते हैं तो हमारा कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरे कलर का हो जाता है, ठीक है। आप चुकंदर देखे होंगे, चुकंदर तो होता है, चुकंदर आप क्या करते हो, आप सलाद में खाते हो। सलाद आप कहीं शादी ब्याह में गए होंगे तो देखे होंगे कि चुकंदर, खीरा, गाजर ये सब काट कर रखे होते हैं, ठीक है। उसमें नींबू भी रहता है, तो क्या उसका रंग बदलता है, नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि अम्ल में जो कलर चुकंदर का होता है वही रह जाएगा, यानी लाल बैंगनी होता है तो वो लाल बैंगनी ही रहेगा। वो कैसा रहेगा, लाल बैंगनी रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्षार डालेंगे, क्या डालेंगे, क्षार डालेंगे, तो इसका कलर बदल कर पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमने चुकंदर में क्या मिलाया, क्षार, आप चूना डालकर, सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, आपको चेक करना होगा तो आप क्या ले लेना, नींबू का रस ले लेना, और चूना ले लेना। क्या ले लेना, चूना, जो खाने खैनी के साथ जो रगड़ कर खाता है लोग, उसको लेकर आप एग्जाम्पल टेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी समस्या नहीं। लाल पत्ता गोभी हमने लिखवाया, क्या लिखवाया, लाल पत्ता गोभी, ठीक है। लाल पत्ता गोभी भी जो उसका कलर होता है वो आपने देखा होगा कि लाल बैंगनी ही होता है। कैसा होता है, लाल बैंगनी होता है, ठीक है। और जैसे इसमें अम्ल डालोगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रंग में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन क्षार डालोगे तो इसका लाल बैंगनी कलर जो है बदल जाएगा, और बदल कर ग्रीन हो जाएगा, यानी हरा कलर के हो जाएंगे। तो देखो
ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि लिटमस अम्ल में लाल होता है, क्षार में नीला होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल, क्षार में पीला। फिर फिनोलेक्थिलीन जो होता है रंगहीन होता है अम्ल में, लेकिन जैसे ही उसमें क्षार डालेंगे तो गुलाबी होता है। हल्दी का कलर अम्ल में पीला ही रहेगा, और जैसे ही उसमें क्षार डालेंगे तो लाल भूरा। हल्दी का आपको गिर जाता है, जैसे सब्जी गिर जाते हैं आपके कपड़े पर, तो आप उसमें क्या करते हो, साबुन लगाते हो। कपड़ा जो साफ करने वाला साबुन होता है उसमें क्षार होता है, वो क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। तो देखना उसका कलर कैसा होता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। चुकंदर का अम्ल में लाल बैंगनी होता है, क्षार में पीला होता है। लाल पत्ता गोभी लाल बैंगनी होता है अम्ल में, और क्षार में हरे कलर का हो जाता है। बोलो, इसमें तो कोई समस्या अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चल, अब कुछ एसिड का नाम आप लिख लेना, ठीक है। अब आप इसमें खुद पता, ये सारे का सारा क्या था, नेचुरल था। सारा का सारा जो था नेचुरल था। अब आगे बढ़ते हैं, समझो हमारी बातों को। अब जो है हमने लिखा, एक तरफ हम लिख देते हैं स्रोत, ठीक है। एक तरफ हम लिख देते हैं स्रोत है, और एक तरफ हम लिखते हैं क्या, तो एक तरफ लिखते हैं अम्ल, ठीक है। एक तरफ स्रोत और एक तरफ अम्ल लिख देते हैं, ठीक है। चल, स्रोत में सबसे पहला लिखते हैं संतरा। संतरा कहो या नींबू कहो, ठीक है। संतरा या नींबू की अगर हम बात करें तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, ठीक है। देखो, जैसे ही आप क्या करोगे, संतरा या नींबू खाओगे, आपको खट्टा से क्या हो जाएगा, मन में, कान में, जीभ में पूरा एकदम सीटी बजने लग जाएगा। इस वजह से याद रखना, संतरा या नींबू में कौन सा, सिट्रिकम। ध्यान रखना, सीधी सी बात, जितने सारे खट्टे फल होते हैं, ठीक है, हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, तुम यहाँ पर लिख लेना, नोट करके लिखना, ठीक है। सभी खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सभी के जगह पर अधिकांश लिख लो, ठीक है। अधिकांश कहने का मतलब लगभग में क्या होगा, तो सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। बात क्लियर है। चल, उसके बाद अगर हम बात करें तो चींटी के जो डंक होता है, चींटी के जो डंक होता है, या बिच्छू कहो, बिच्छू के डंक कहो, ठीक है। चींटी के डंक कहो या बिच्छू के डंक कहो, ठीक है। इनके डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखना, चींटी या बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ये सारा जो एसिड है ये क्या है आपका, तो देखो, संतरा या नींबू क्या है, तो आप कहोगे कि पेड़ पौधे से मिलने वाले हैं, इस वजह से ये एक तरह का क्या हुआ, तो ऑर्गेनिक एसिड हुआ। यानी सिट्रिक एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक एसिड है। चींटी या बिच्छू से जो हमें प्राप्त हो रहा है फॉर्मिक एसिड, वो हमारा क्या है, ये जंतु है, चींटी या बिच्छू, तो आप इसको भी क्या बोलोगे, कि ये भी हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आया या नहीं आया, बात आया समझ में। चल, एक है आपका सेव। सेव में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो आप कहना कि मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इमली में क्या है, इमली। इमली में कौन सा अम्ल, तो आप कहोगे कि इमली में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो आप कहोगे टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा होता है, सिरका। सिरका का इस्तेमाल होता है अचार बनाने में, ठीक है। सिरका का इस्तेमाल हम लोग अचार वगैरह बनाने में, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है।
आप ध्यान रखो, देखो हम यहाँ आपको दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चल दही की बात करें, दही या दूध में, दही या दूध में कहोगे तो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया या नहीं आया? बात क्लियर है? चल कुछ इधर हम लिख दे। चल चल इसको पहले कॉपी करो। ठीक है, हमने क्या कहा? संतरा या नींबू में सिट्रिक एसिड होगा, चींटी या बिच्छू के डंक में क्या होगा? तो फॉर्मिक एसिड होगा, सेव में मैलिक एसिड होंगे, इमली में टार्टरिक एसिड होगा, सिरका में एसिटिक एसिड होगा, और दूध या दही में हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल होगा। बात क्लियर है? चल अब आते हैं, कुछ इधर तुम्हें लिख देते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि तुम्हारा टमाटर, टमाटर में कौन सा पाया जाएगा अम्ल? तो तुम कहोगे कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, चल चाय में अगर बात करें तो चाय में आपका टैनिक अम्ल होता है। ये पूछा जाने वाला सारे प्रश्न है। चाय में कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल है। चाय में हमारा कौन सा अम्ल है? टैनिक अम्ल है। और भी बात करें तो विटामिन सी, विटामिन विटामिन सी, विटामिन सी में कौन सा होगा? तो कहोगे एस्कॉर्बिक एसिड होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट तुम्हें याद है या नहीं आए? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए। अगर तुम कहोगे हमारे पेट में अम्ल पित्त, ठीक है, कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है? चल आगे बढ़े। ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चल संतरे में या नींबू में सिट्रिक एसिड होगा, चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड होगा, सेव में कौन सा? मैलिक एसिड होगा, इमली में टार्टरिक एसिड होगा, सिरका में एसिटिक एसिड होगा, दही या दूध में लैक्टिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होगा, चाय में टैनिक एसिड होगा, विटामिन सी में स्कारबिक एसिड होगा, अम्ल या अम्ल पितरस में हमारा कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। बात क्लियर है? चल तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में हो गए होंगे। ठीक है, चल तुम कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में? तो विलयन सांद्र, जैसे अम्ल होता है तो कुछ अम्ल होते हैं क्या? तो सांद्र होता है, और कुछ अम्ल होता है जो तनु होता है। क्या होता है? कुछ सांद्र विलयन होते हैं और कुछ क्या होते हैं? तनु होता है। पहले तो समझो कि सांद्र क्या होता है। देखो, सांद्र अम्ल, और एक हम लिख रहे हैं तनु अम्ल। ठीक है, ध्यान में रखना कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसको कहते हैं। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। अगर हम बात करें
तो सांद्र का मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे कि इसका मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, यानी कितना गाढ़ा है। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला, ठीक है। यानी कि कोई भी विलयन सांद्र है या तनु है, वो हम उसके गाढ़ापन को देखकर पता लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे दूध की बात करें तो दूध क्या है, सांद्र है, ठीक है। वो गाढ़ापन किसकी तुलना में, तो आप कहोगे कि पानी की तुलना में, पानी की तुलना में गाढ़ा होता है, इस वजह से सांद्र है। पानी क्या होता है, पतला होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो तनु होता है, ठीक है। इसी तरीका से हमारा सांद्र अम्ल भी होता है और तनु अम्ल होता है। सांद्र अम्ल होता है क्या, देखो, सांद्र अम्ल में ध्यान रखना कि अम्ल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ठीक। और जल की मात्रा कम होता है, जल की मात्रा क्या होता है, कम। अगर अम्ल की मात्रा अधिक है और जल की मात्रा कम है तो हम ऐसे अम्ल को क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। और हमारा अम्ल की मात्रा कम हो जाए, अम्ल की मात्रा कम हो जाए और जल की मात्रा अधिक हो जाए, जल की मात्रा क्या हो जाए, अधिक, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे अम्ल को क्या बोलेंगे, तनु अम्ल। अब जैसे देखो, समझो, जलेबी खाते हो, जलेबी का तुम देखे होंगे कि उसका जो रस होता है वो गाढ़ा ज्यादा होता है, गाढ़ा क्या होता है, अधिक होता है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि सांद्र है, वो क्या है, सांद्र है। लेकिन वही बात करेंगे दूध की, तो दूध पतला हो गया। अब किसकी तुलना में, हम कहेंगे कि जलेबी की जो रस है उसकी तुलना में। बात क्लियर है। तो ये हमारा सांद्र अम्ल और तनु अम्ल था। बोलो इसमें भी क्या कोई समस्या है तुम्हें, तो तुम कहोगे कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत इसमें, तुम्हारा नहीं होना चाहिए। चल, तो सांद्र भी समझ गया और तनु भी समझ गया। कहते हैं अभी इसके हम बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो, प्रबल, प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल की अगर हम बात करें तो प्रबल का मतलब होता है मजबूत, प्रबल का मतलब क्या होता है, मजबूत। और दुर्बल की बात करें तो दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है। दुर्बल का मतलब कमजोर। यानी कि अम्ल में भी प्रबल और दुर्बल होते हैं, यानी कमजोर और मजबूत होता है। कमजोर और मजबूत कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसमें ताकत अधिक होता है। ताकत अधिक कहने का मतलब कि वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और स्ट्रांग होने की वजह से वो नुकसान अधिक पहुंचाता है। क्या करता है, नुकसान अधिक पहुंचाता है। जैसे अगर हम बात करें अपने शरीर में HCl अम्ल है, ठीक है, अपने शरीर में HCl अम्ल है। तो हमारे शरीर में HCl तो सबसे खतरनाक है, ठीक है। HCl क्या है, खतरनाक है, वो प्रबल अम्ल है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में है, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्यों, क्योंकि वो तनु है। वो अम्ल क्या है, तनु है, यानी कि पतला है। वही अम्ल अधिक मात्रा में जब निकलने लग जाता है, वो सांद्र बन जाता है, तो हमें एसिडिटी वाली समस्या शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबल और दुर्बल अम्ल जो है हम लोग कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए पहले इसकी परिभाषा जानो, ठीक है। कि अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन लगभग पूर्णतः, लगभग पूर्णतः आयनित होकर, आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी H+ आयन प्रदान करता है।
ठीक है। तो ऐसे अम्ल को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। यानी कि अधिक मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन, अभी आपको पता नहीं है कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ठीक है, आगे बताएंगे। हाइड्रोजन आयन अगर अधिक दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो विलयन कैसा है? तो प्रबल है। वो कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। लेकिन इसी का आप उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा क्या करना है कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन जलीय विलयन आंशिक रूप से आयनित होकर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको कहेंगे कि हमारा दुर्बल अम्ल है। अब इसी का अपोजिट चले जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो क्षार हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन आयन है, वहाँ हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, OH आयन हो जाएगा। यहाँ दुर्बल अम्ल है, हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में, तो वहाँ OH आयन कम मात्रा में होगा, तो वो दुर्बल हमारा क्षार कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब समझते हैं, देखो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में किसने कहा था। ठीक है, चलो देखो, अगर कुछ इसकी कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और एसिटिक एसिड है। ये सारे हमारा क्या है? तो तुम कहोगे कि प्रबल अम्ल है। लेकिन अभी जो तुमने पढ़ा, टार्टरिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया, ये सारे चीज जो है हमारा क्या है? तो कहोगे कि दुर्बल अम्ल है। ठीक है। जैसे तुमने एग्जाम्पल लिख लो, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है। और भी अगर बात करें तो तुम कह सकते हो कि सिट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ये सारा का सारा हमारा क्या है? तो हमारा दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। क्या ये बात समझ में आए तुम्हें? बोलो, क्या ये बात समझ में आया? चलो, तो इस तरीका से हमारा प्रबल और दुर्बल अम्ल। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पर? तो देखो, अब हमारा आया है H+ आयन। ठीक है। H+ आयन क्या होता है? देखो समझो, एक आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है। आर्हेनियस, आर्हेनियस नामक क्या था? एक वैज्ञानिक। इन्होंने अम्ल और क्षार का एक अलग परिभाषा दिया। ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने अम्ल की परिभाषा और क्षार की परिभाषा अलग अलग इन्होंने दिया। क्या दिया? अलग अलग इन्होंने दिया। अम्ल का परिभाषा अलग दिया और क्षार का परिभाषा अलग दिया। जबकि इसके पहले हम लोगों ने अम्ल की परिभाषा क्या पढ़े थे कि अम्ल एक ऐसा विलयन है जिसके स्वाद जो होते हैं, जलीय विलयन जिसका स्वाद जो होता है क्या होता है? खट्टा होता है। और ये क्या करता है? धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल ये था। उसी तरीके से क्षार के स्वाद में कड़वा होते हैं। अब यहाँ पर आर्हेनियस ने क्या किया? अम्ल की एक अलग परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है
जो जल में घुलकर जो जल में घुलकर H प्लस आयन H प्लस आयन इसी को हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, प्रदान करता है या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है, अम्ल है। यानी कि अगर कोई भी अम्ल है, अगर उसे हम पानी में डालें, पानी में डालने पर अगर वो हमारा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न किया, अगर हाइड्रोजन आयन निकला, तो हम कहेंगे कि वो अम्ल क्या है, तो वो अम्ल जो है वो क्या है, वो पदार्थ क्या है, तो हमारा अम्ल है। ठीक है, देखिए अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हमने किस में मिलाया, तो तुम कहोगे कि H2O में मिलाया, पानी में मिलाया। तो ये क्या होगा, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। बोलो, बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये H प्लस आयन में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। क्या होगा, H प्लस आयन में टूटेंगे और Cl माइनस में टूटेगा। इसी तरीका से अगर हम बात करें H2SO4 को, H2SO4 को जब हम पानी में मिलाएंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि अम्ल जो होता है, चल आगे की बात बताएंगे। ठीक है, आगे उसकी चर्चा करेंगे। H2SO4 को जब हम जल में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन यानी 2H प्लस आयन होगा और प्लस SO4 माइनस आयन टूट जाएगा। इसी तरीका से अगर बात करें कि और भी तीसरे नंबर एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो अगर तुम CH3COOH को अगर इसमें जल मिलाओगे, ठीक है, इसमें अगर जल मिलाते हो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो तुम कहोगे कि CH3COO माइनस और प्लस H प्लस आयन में ये टूट जाएगा। तो इस तरीका से इन्होंने क्या परिभाषा दिया कि अगर कोई ऐसा अम्ल है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करता है, तो कहोगे कि जल में घुलकर वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है। बात क्लियर हुआ, बोलो। अब इसी तरीका से और एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है वो तुम ध्यान में रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट क्लास तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, चल इसी तरीका से अगर हम बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें, किसकी बात करें, नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें, ठीक है, HNO3 इसमें जब हमने जल मिलाया, ठीक है, तो जल मिलाने पर क्या होगा, तो ये H प्लस आयन में टूटेगा और ये NO3 माइनस में टूटेगा। ठीक है, इसी तरीका से और एग्जाम्पल ले ले, तो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसमें जब हमने जल मिलाया तो हाइड्रोजन आयन में टूटेगा प्लस आयन में और CO2 CO3 माइनस आयन में टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा क्या हुआ, हमारा आयन टूट गया। ठीक है, बात क्लियर हुआ। चल, तो इस तरीका से हमारा क्या हुआ, अम्ल का परिभाषा निकल कर आया। और ये अम्ल की परिभाषा किसने दिया, तो आर्हेनियस ने दिया था। किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। बात क्लियर हुआ। चल, तो अम्ल की परिभाषा तुम्हें आर्हेनियस के अनुसार पता चल गया। अब पता चल गया कि H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन क्या होता है, तो जब जल में घुलता है तो जल में घुलने के बाद वो क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। ठीक है, चल अब आता है क्षार। ठीक है, अब आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या था, देखो।
क्षार की अगर बात करें तो आर्हेनियस का अनुसार कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो हमने लिखा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसको हमने किस में मिलाया, जल में मिलाया, तो ये क्या होगा, के प्लस में टूटेगा, किसमें, के प्लस में टूटा और प्लस ओ एच माइनस में टूटा। ठीक है, तो ये हमारा ओ एच माइनस में टूटा है, इस वजह से हमारा ये क्या है, क्षार है। बोलो, बात क्लियर हुआ। इसी तरीका से सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब आप किस में मिलाओगे, जल में मिलाओगे, तो सोडियम प्लस आयन टूटेगा और OH हमारा माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा क्षार का भी परिभाषा आया। आप कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड भी जानते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, CaOH का होल ट्वाइस है। इसको जब जल में मिलाओगे तो हमारा क्या होगा, Ca+2 आयन में और 2OH माइनस आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा अम्ल और क्षार की परिभाषा किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि अम्ल और क्षार का हमारा एक और परिभाषा निकल कर आया, क्या, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है, और क्षार वह पदार्थ है जो अम्ल जो जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, वो प्लस आयन H+ आयन और हमारा क्षार OH माइनस आयन प्रदान करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज के भी क्लास समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अच्छे ढंग से इस सारे एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना और बेहतर ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शायद आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी पूछ दे। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि क्षार का परिभाषा दे सुधारण सहित, यानी उदाहरण सहित, यानी कुछ आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इस वजह से ये सारे एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, चल, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। चल।